Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का AITS मीन टेस्ट 5 का सॉल्यूशन यहां पे करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है AITS मीन टेस्ट 5 में। क्वेश्चन नंबर 51 से सेक्शन A का स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे क्या पूछा है, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। दैट मीन्स बेंजीन का प्रिपरेशन किया है और बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए इनमें से कौन सा मेथड करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया। तो मैं ऑप्शंस को यहाँ पे एक एक करके आपको समझाता हूं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो लिखा है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। स्टूडेंट्स, इथाइन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें अगर 3 मोल लिया जाए और रेड हॉट आयरन ट्यूब लिया जाए, Fe ट्यूब, तो ये साइक्लाइज हो जाता है और साइक्लाइज हो करके जो फाइनल प्रोडक्ट देता है वो देता है बेंजीन। तो इससे तो बेंजीन बना, मतलब ये करेक्ट आंसर में आएगा। चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है B, वो दिया है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो स्टूडेंट्स, बेंजोइक एसिड क्या होता है? PHCOO माइनस Na+। ये सोडियम बेंजोएट हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया PHCOOH, तो H+ हटा दो, Na+ लगा दो, तो सोडियम बेंजोएट। इसमें अगर डीकार्बोक्सिलेशन करा दो तुम, दैट मींस रीएजेंट इज सोडा लाइम NaOH+ CO। तो क्या करेंगे, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा CO2 तो निकलेगा ही, और प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी बेंजीन। मतलब इससे भी बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। जरा थर्ड ऑप्शन को देखो, C को। इसमें दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर फिनॉल लें और इसमें जिंक और हीट, जिंक डस्ट और हीट, ये इसको फिनॉल को OH होगा कंप्लीटली रिड्यूस करके बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो बेंजीन तो इससे भी बना। एक और चीज ध्यान रखोगे, अगर इसमें निकेल H2 दे और हीट हो, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर पे तो रिडक्शन ही नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, तो इस केस में साइक्लोहेक्सानॉल बनता है। लेकिन हम लोगों को क्या दिया हुआ था? जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। तो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में क्या बनेगा स्टूडेंट्स? बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो इससे भी बेंजीन बना, थर्ड वाले से भी। और फोर्थ जो दे रखा है वो है साइक्लाइजेशन ऑफ N-हेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। मतलब N-हेक्सेन हो गया आपका नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं एल्केन में, एरोमेटाइजेशन। तो अगर इसमें Cr2O3 या V2O5 इस तरह का रिएजेंट दिया जाए, हीट किया जाए, तो ये साइक्लाइज अगेन होगा और 6 कार्बन का बनेगा, और फिर पाई बॉन्ड आकर के फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो इसमें भी बेंजीन बनेगा। तो हम लोगों से जो पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए, तो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन हमने देखा, चारों से बेंजीन बन रहा है। इसका मतलब इसके लिए जो सबसे सुटेबल आंसर है वो थर्ड ऑप्शन A, B, C, D। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये था 51 क्वेश्चन नंबर। 52 जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें हम लोगों से देखिए क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स या स्पीसीज विच डू नॉट शो एरोमेटिक कैरेक्टर। मतलब सिंपली तुम्हें देखना है कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है, बस यही देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तुम्हें, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 2 पाई बॉन्ड हुआ तो 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और रेजोनेंस तो है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। स्टूडेंट्स, ये एंटी एरोमेटिक है, दैट इज ओके। तुमसे पूछा है कौन नहीं है एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक है क्या? नहीं है ना एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक तो बोल ही सकते हैं। एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक भी डेफिनेटली बोला जा सकता है। नॉन एरोमेटिक हिंदी में क्या मतलब हुआ? जो एरोमेटिक नहीं हो। तो क्या एंटी एरोमेटिक को एरोमेटिक बोल सकते हैं? नहीं ना।
दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन एरोमेटिक, वी कैन से लाइक। ठीक है, तो मतलब ये तो करेक्ट ऑप्शन में आएगा। सेकंड को देखो, सेकंड जो है हम लोगों के पास यहां नेगेटिव चार्ज दिया है और ये पाई बॉन्ड दिया है। नेगेटिव चार्ज है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, और रेजोनेंस तो है ही, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, और प्लेनर और आपका जो 4n+2 पाई वाला रूल है वो सब तो देख ही लिया हम लोग। ठीक है, पूरे रिंग में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है प्लेनर होगा ही, इसीलिए इसको बार बार चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक। जरा इसके थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन में बेंजीन रिंग एक बना हुआ है, उसके बाद फिर यहां एक पाई बॉन्ड है और इस तरह से फिर पाई दिया हुआ है इसका ऐसे। तो यहां तो 2 बेंजीन रिंग हम लोगों को दिख रहा है, तो भाई एक भी एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन जैसे 2 है, तो एरोमेटिक बेंजीन अगर आ गया उसमें तो ऑब्वियस सा बात है वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तुम सिंपली सोचो ना, बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन से CH3 लगा दिए टॉल्यूइन, तो वो भी तो एरोमेटिक होगा। तो सिमिलरली जैसे तुम बेंजीन देख लिए, अब सोचने का जरूरत ही नहीं है, ये एरोमेटिक होगा, तो ये हो गया एरोमेटिक। और स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन को अगर देखो तो इस तरह से दिया हुआ है, यहां डबल बॉन्ड हो, याद करो ये कंपाउंड होता है ट्रोपोन, ट्रोपोन होता है ये। इसका एरोमेटिसिटी कैसे चेक करोगे, तो सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, पाई को ब्रेक कर दो, O पे माइनस C पे प्लस लो, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस, लेस पे प्लस। अब चेक करो तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और रेजोनेंस तो पूरे रिंग में है ही, इसलिए ये स्पीसीज क्या होगा, ट्रोपोन, एरोमेटिक। हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि कितने कंपाउंड्स या स्पीसीज ऐसे हैं जो एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि एरोमेटिक नहीं है, बाकी सब तो एरोमेटिक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, और देखिए 53 में हम लोगों से क्या पूछा गया है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किसका रेट ज्यादा, किसका रेट कम होगा। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, उसमें बेंजीन जो होता है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी कब ज्यादा होगी, जब बेंजीन से कोई डोनर ग्रुप लगाओ, अगर वही एक्सेप्टर ग्रुप लगा दे बेंजीन से तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने का टेंडेंसी है वो भी घट जाएगा अगर एक्सेप्टर लगाएंगे तो। अभी जो गिवन ऑप्शन है, मतलब सिंपल वे में बोले ना तो ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ एसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब स्टूडेंट्स जो गिवन ऑप्शन है उसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो ए में दे रखा है एनिलीन, एनिलीन तो जान ही रहे हो बेंजीन से NH2। बी में दे रखा है एसीटानाइलाइट, तो NHCOCH3 ये हो गया। सी में दे रखा है बेंजल डिहाइड, तो बेंजीन में COH, और डी में दे रखा है सिंपली बेंजीन। अब तुमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा और किसमें कम है बेंजीन रिंग के अंदर, तो NH2 प्लस M से इलेक्ट्रॉन दिया, NHCOCH3 भी प्लस M से दिया। हाँ अलग बात है कि N का लोन पेयर इधर भी डीलोकेलाइज्ड है, CO के साथ भी डीलोकेलाइज्ड है, तो CO के साथ डीलोकेलाइज्ड है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली दे तो वो प्लस M से ही रहा है, इसका मतलब इस रिंग में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट CHO जो है वो तो एक्सेप्टर है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा दिया, और बेंजीन में तो खैर कोई भी ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है उसमें, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगी, जिसमें सबसे अच्छा डोनर ग्रुप लगा हुआ है NH2, मतलब A का सबसे ज्यादा हो गया। इसके बाद B का होगा, क्योंकि NHCOCH3 की डोनेटिंग टेंडेंसी NH2 के कंपैरिजन में कम होगी, आपको मैं बताया कि N का लोन पेयर CO के भी साथ डीलोकेलाइज्ड, तो इसके बाद B आ गया,
फिर आ जाएगा डी, और सी सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसके साथ CHO लगा है जो कि एक्सेप्टर ग्रुप है। तो गिवन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ABDC दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है क्वेश्चन नंबर 54। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है। Among the given reactions, which of the following shows Friedel-Crafts reaction? इनमें से कौन सा Friedel-Crafts रिएक्शन शो करेगा? तो चलो देखते हैं कौन सा शो करेगा। फर्स्ट रिएक्शन जो दिया हुआ है वो बेंजीन और इसके साथ PHCOCl और AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। स्टूडेंट्स AlCl3 का क्या काम होगा? यहां से Cl माइनस को हटाएगा, Cl माइनस हटेगा तो यहां कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, और ये प्लस आ गया तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बेंजीन पे अटैक कर लेगा। तो बेंजीन से किसको जोड़ेंगे? ये कार्बन पे जो प्लस आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? PHCO, यहां पे प्लस था, इससे बेंजीन जोड़ दो तो प्रोडक्ट बन गया बेंजोफिनोन। तो हुआ, तो इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हुआ। दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, दूसरा जो दिया हुआ है उसमें बेंजीन प्लस CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहां CH3, और इसमें दे रखा है H प्लस। अब स्टूडेंट्स H प्लस अगर देंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक किया, पाई टूटेगा, इस कार्बन पे H जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। क्यों? यहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यहां से देखो CH3 और इस कार्बन पे प्लस आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है R प्लस। अब R प्लस है और उसमें बेंजीन रिंग दोगे तो बेंजीन से तो ये जाके जुड़ ही जाएगा C, और C से 3 CH3। तो यहां भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो हो ही रहा है। ठीक है, तो सेकेंड में भी हुआ। थर्ड को देखो, थर्ड भी इसी तरह का रिएक्शन है। तुम्हें दिया हुआ है बेंजीन और CH3CHOH CH3, और स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ है H3PO4 और हीट। अब ध्यान से देखना, ये एल्कोहल है और H3PO4 दिया, H3PO4 दे या H2SO4 दे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि यहां डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक तरह से देखो तो डिहाइड्रेशन होगा किस तरह से, तो H प्लस पहले इसको प्रोटोनेट किया, OH2 प्लस बनाया, फिर यहां से हटा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा, होगा। अब कार्बन पे प्लस जो आया इससे एल्कीन भी बन सकता है, और नहीं तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना बेंजीन उस पर अटैक कर लेगा, और बेंजीन उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर लिया तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो CH से 2 CH3, मतलब कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों में ही फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो हो ही रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को अगर देखो तो फोर्थ ऐसा दिया है बेंजीन के साथ। देखो इसका जो ये थर्ड में भी हुआ, फोर्थ यहां पे मैं लिख रहा हूं, बेंजीन के साथ दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHCl और इसमें AlCl3 दिया है, एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ। अब समझो जरा, AlCl3 यहां से Cl माइनस को हटा ही नहीं पाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के कारण यहां पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। समझ रहा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे Cl लोन पेयर सिग्मा पाई, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो AlCl3 Cl को हटा ही नहीं पाएगा। दूसरा, मान लो हटा भी दिया सपोज, तो यहां से बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH पे प्लस, और ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH पे प्लस बना, ये हो गया तुम्हारा वाइनाइलिक कार्बोकेटाइन। और स्टूडेंट्स जो वाइनाइलिक कार्बोकेटाइन होता है ना, वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल है तो इसके बनने की टेंडेंसी ही नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो बेंजीन फिर अटैक कहां करेगा। इसलिए फोर्थ वाले केस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमसे तो यही पूछा था कि किसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा, तो A, B और C में होगा। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन पे।
तो इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाला बात था वो ये कि वाइनाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है, और दूसरा रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर सीसीएल पे आ रहा था, तो सीएल हटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कुछ ग्रुप्स दिया हुआ है और कहता है द नंबर ऑफ फॉलोइंग गिवन कंपाउंड या स्पीसीज आर मेटा डायरेक्टिंग। स्टूडेंट्स, जो डोनर ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और जो एक्सेप्टर ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो सिंपल वे में तुम्हें जानना है इसमें कि कौन सा एक्सेप्टर ग्रुप है, वही मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो गिवन ऑप्शन में क्या क्या है जरा उसे देख लो। NHCOCH3, यहां N पे लोन पेयर है, ये तो प्लस M से देगा, तो डोनर ग्रुप है, इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है C2H5, ये हाइपर कंजुगेशन से देगा। ठीक है, तो ये भी डोनर ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर है OCH3, O पे लोन पेयर है, प्लस M से देगा, डोनर हो गया, तो ये भी हुआ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर NO2 है, तो NO2 माइनस M शो करता है, माइनस I शो करता है, तो मान लो माइनस M डोमिनेटिंग इफेक्ट को लेते हैं, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। NO2 के बाद CN है, इसका रूल भी तुम्हें पता होगा, जैसे NO2 के लिए देखो, इफ देर इज मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एटम, है फर्स्ट और सेकेंड एटम के बीच में मल्टीपल, एंड सेकेंड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फर्स्ट, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, then this group behaves as acceptor in resonance। तो ये NO2 रेजोनेंस का एक्सेप्टर है, मतलब माइनस M शो कर है। सिमिलर रूल यहां भी लगा, फर्स्ट सेकंड के बीच में मल्टीपल और सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी रेजोनेंस का एक्सेप्टर ग्रुप होगा, माइनस M शो करेगा, और इसलिए ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। फिर SO3H है, SO3H, यहां भी तो वही बात है, फर्स्ट सेकंड के बीच में मल्टीपल, सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक्सेप्टर होगा, मतलब माइनस M शो करेगा, और इसलिए ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है वो है COR, फिर वही रूल, फर्स्ट सेकंड के बीच में मल्टीपल और सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो रेजोनेंस का एक्सेप्टर होगा, मतलब माइनस M शो करेगा, और इसलिए ये भी मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो कितना मेटा डायरेक्टिंग आया, 1 2 3 और 4। आपसे यही पूछा गया था कि कितना इसमें से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, सो आंसर विल बी 4। और तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो देखेंगे 56 को। 56 में आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन के ओजोनोलिसिस से इसमें से क्या नहीं बनता है। तो बड़ा आसान सा चीज है, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो देखिए CH3 CH3 ये हो गया, और दूसरे तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, कैसे, यहां पे अगर लिख लें, ये भी हो गया 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। अब इसके ओजोनोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये लिखने वाले हैं। तो O3H2O जिंक, इसमें भी दे दो O3H2O जिंक। तो देखो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको तोड़ेंगे डबल बॉन्ड को, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, फिर इसको भी तोड़ दो तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसको भी तोड़ दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना जरा ध्यान दो। यहां तो ये तो ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो जो ब्रेक हुआ है क्यों ना उसको मिटा दें, तो प्रोडक्ट देखने में तुम्हें आसानी होगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब देखो बड़ी आसानी से हम लोग प्रोडक्ट यहां से लिख पाएंगे। तो क्या बना, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, एक बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO। स्टूडेंट CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसका एक कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सन, तो ग्लाइऑक्सन, ठीक है, ये वाला लिख लिया ग्लाइऑक्सन। इधर से देखो COCH3 सिंगल बॉन्ड CHO, और यहां से भी तो वही बना COCH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो 2 मोल्स बन गया COCH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसा बन गया 2 मोल। और इसका भी इसी तरह से ओजोनोलिसिस किया जाए तो देखो फिर से डबल बॉन्ड को मिटा दिए यहां पे, और यहां भी डबल बॉन्ड O, यहां भी डबल बॉन्ड O, फिर इसको भी ब्रेक करना है, मतलब पहले लगा दो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसको भी मिटा दो, तो ये भी गया।
और सिमिलरली यहां पे जो डबल बॉन्ड है ये भी जाएगा और दोनों कार्बन पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसे करेंगे। अब इससे क्या प्रोडक्ट बना, ये देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यहां से भी क्या बना CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो 2 मोल तो बन गया CHO सिंगल बॉन्ड CHO और प्लस यहां से CH3CO सिंगल बॉन्ड फिर COCH3, तो CH3CO सिंगल बॉन्ड COCH3। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा क्या है जरा उसको देखो, यहां भी ग्लाइऑक्सल तो बन ही रहा है, साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो पूछा है क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। तो ग्लाइऑक्सल तो बन ही रहा है, फिर है मिथाइल ग्लाइऑक्सल, तो ग्लाइऑक्सल में एक H हटा के एक मिथाइल लगा दे तो मिथाइल, यस मिथाइल ग्लाइऑक्सल भी बन रहा है। फिर दे रखा है इथाइल ग्लाइऑक्सल, नहीं H हटा के C2H5 तो कहीं नहीं लगाया है, तो इथाइल ग्लाइऑक्सल नहीं बन रहा है। और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल ये भी बन रहा है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, तो कौन सा नहीं बना, तो इथाइल ग्लाइऑक्सल। तो करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 57। आसान सा क्वेश्चन है, परऑक्साइड इफेक्ट का है। देखिए क्या कहता है, एडिशन ऑफ HBr टू 2-मिथाइल-1-प्रोपीन। तो मैं बनाता हूं 2-मिथाइल-1-प्रोपीन। देखिए 1 प्रोपीन हो गया और 2 पे मिथाइल हो गया, H तो हम लोग लगा ही देंगे, तो 1 3 1 4, यहां H हो जाएगा CH3, 3H हो जाएगा। इसमें क्या दिया स्टूडेंट्स कि इसका रिएक्शन HBr से कराया गया इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 परऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स सिर्फ HBr रहता तब तो हम लोग मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन कराते, बट HBr के साथ परऑक्साइड भी दिया, सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन करेंगे तो Br मिडिल में नहीं, Br इस कार्बन पे लगेगा, तो यहां पे H और यहां पे Br, पाई को ब्रेक कर देंगे, यहां H और यहां पे Br, तो क्या हो जाएगा, यहां से बनेगा प्रोडक्ट CH3 C CH3 H और CH2 के साथ लग गया Br, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन ऐसा बना। तो इसको ऑप्शन में सर्च करो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब कि 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कहता है एजर्सन में, एजर्सन और रीजन 2 दिया हुआ है और उसमें ट्रू कौन है फॉल्स कौन है, इस तरह से पूछा गया। कहता है उर्ज रिएक्शन इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग एल्केन। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि उर्ज रिएक्शन जो होता है वो होता क्या है, बेसिकली RX, और इसमें क्या देते हैं सोडियम और ड्राई ईथर, तो इससे प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्केन RR इस तरह का बनता है। तो स्टूडेंट्स उर्ज रिएक्शन जो होता है ना वो ज्यादा सुटेबल किसके लिए होता है, इवन नंबर्ड कार्बन सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। ध्यान रखोगे इस चीज को, उर्ज रिएक्शन इज मोर सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इवन नंबर्ड कार्बन सिमेट्रिकल एल्केन। लेकिन ये तो लिखा है ऑड नंबर कार्बन एल्केन के लिए, ये तो गलत है। जैसे RR बना ना तो इवन नंबर का सिमेट्रिकल एल्केन। अब इसका रीजन क्या दिया है देखो, when two different alkyl halides are reacting with sodium metal in presence of dry ether, 3 different alkanes are formed। बिल्कुल सही है ये। कैसे, अगर हम लोग एक ले R1X, दूसरा ले R2X और इसमें दे दिया जाए सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। स्टूडेंट्स ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मेनली फॉलो करता है, आयनिक भी करता है। तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे इसका, इसको ब्रेक कर दो तो R1 डॉट मिला, इसको ब्रेक करो R2 डॉट मिला। अब जो प्रोडक्ट बनता है उसमें R1 डॉट से जब कंबाइन करेगा तो R1 बनाएगा, जब R2 डॉट से ही कंबाइन करेगा तो R2 बनेगा, और जब R1 डॉट से कंबाइन करेगा तो बनेगा R1 स्टूडेंट्स ये अलग अलग रेडिकल मिलके जो प्रोडक्ट बनाया इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वही होता है मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें कह रहा है कि 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, 3 डिफरेंट। ये तो बिल्कुल सही बात हुआ।
इसका मतलब इस क्वेश्चन में एजर्शन हो गया फॉल्स और रीजन हो गया ट्रू। तो ऑप्शन अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 पे। तो 59 क्वेश्चन चलिए अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोगों से कह रहा है मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, उर्ज रिएक्शन दिया है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस दिया है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन और रिडक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद जिंक एंड डाइल्यूटेशियम। स्टूडेंट्स जो मीथेन का फॉर्मेशन कह रहा है, तो उर्ज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, ये नंबर कितना है क्वेश्चन का 59। तो अगर तुम सबसे छोटा CH3Cl लो और इसमें सोडियम ड्राई ईथर दे दो, तो ये प्रोडक्ट तो मीथेन नहीं बनेगा ना, इथेन बन जाएगा ना इससे। तो इससे क्योंकि सिमेट्रिकल एल्केन बनता है इवन नंबर कार्बन का, तो मीथेन कैसे बनेगा? तो फर्स्ट उर्ज रिएक्शन से तो मीथेन नहीं बनेगा। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जैसे तुम सबसे छोटा लो CH3CONA या के ले लो और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, तो ये जो CH3CONA है ना, ये ब्रेक होकर के पहले CH3 डॉट देगा और फिर CH3 डॉट के साथ कंबाइन करके CH3 मतलब ये भी इवन नंबर कार्बन का सिमेट्रिकल एल्केन देता है। कौन? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये उर्ज रिएक्शन हो गया, ये कोल्बे हो गया, इन दोनों से नहीं बना। फिर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। तो स्टूडेंट्स अगर इथीन लोगे और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब H2 निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम दोगे, तो प्रोडक्ट पाई टूट जाएगा, HH लगेगा, तो इथेन बनेगा। तो मीथेन तो बना नहीं, तो ना तो इससे बन रहा है, ना ही इससे बन रहा है, ना ही इससे बन रहा है। बट जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उसको जरा देखो, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और इसमें Zn प्लस HCl दिया, तो यस Zn प्लस HCl अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको RCl को RH में रिड्यूस कर सकता है। और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा तो CH3 में H लगेगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? मीथेन। तो इससे मीथेन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका 59 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 जो क्वेश्चन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में। फॉर द गिवन रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिएजेंट्स X, Y, Z एंड W। X, Y, Z और W बताइए इसमें से क्या होगा। तो अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। CH4 प्लस O2, इससे बनाया है CH3OH, बैलेंस किया हुआ है, जरूरत नहीं है, करना है तो कर दो। 2 यहां भी 2। चलो उसके बाद फिर दिया है दूसरा CH4 प्लस O2, यहां X है, चलिए डायरेक्ट हम लोग XY सब लिख लेंगे। तो इसमें बनाया प्रोडक्ट HCHO प्लस H2O, फिर 6 कार्बन का हेक्सेन दिया है और इसमें प्रोडक्ट बनाया हुआ है बेंजीन, सीधा लिखा हुआ है बेंजीन, और इसमें रिएजेंट पूछ रहा है कि क्या होगा। और चौथा इथेन दिया है 2 मोल CH3CH3 और इसमें फिर रिएजेंट दिया है और प्रोडक्ट बनाया 2 मोल CH3COH प्लस 2H2। अब पूछता है कि इसमें रिएजेंट क्या होगा। स्टूडेंट्स ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें कॉपर देना पड़ेगा, ठीक है, कॉपर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखो Cu523 केल्विन एक दिया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कॉपर के प्रेजेंस में अलग प्रोडक्ट अभी बनाया, जैसे ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है MnOAC हॉल 2, इसके प्रेजेंस में मैग्नीज एसीटेट इसके प्रेजेंस में बनता है। तो अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। बाकी का जो दिया है, जैसे ये हेक्सेन और ये बेंजीन दिया है, तो एरोमेटाइजेशन हो गया। तो एरोमेटाइजेशन के लिए V2O5 सब ले सकते हो। ऑप्शन भी जरा सा देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट तो कॉपर 523 ये हो गया, ये MnOAC हॉल 2 और हीट हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये V2O5 तो दे ही रखा है, ये हो गया V2O5 और टेम्परेचर 773 केल्विन, तो ये वाला हो जाएगा। और फिर इसमें मोलिब्डेनम का ऑक्साइड MO2O3, ठीक है।
तो ये सभी आप देख सकते हैं, इसका जो ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्कोहल बना, मोलिब्डेनम ऑक्सीडाइज जो किया, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज जो हुआ तो फॉर्मल्डिहाइड बना। और मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में, मीथेन नहीं है ये इथेन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और ये तो आप जान ही रहे हैं, इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स? एरोमेटाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन अगर सर्च करो तो इसमें सुटेबल आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ठीक। इसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 76। चलिए देखते हैं, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है 76, क्या कह रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 76 को आप देखते हैं। 76 क्वेश्चन में मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 ऐसा। अब इसमें कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है और कॉलम बी में कुछ ऑप्शंस दिया है, उससे हम लोगों को मैच करना है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट बनाता हूं और उससे आपको बताता हूं कि क्या होगा। जैसे ए में देखो ग्लूकोज और HI दिया हुआ है, तो ग्लूकोज क्या हुआ? CHO, CHOH का होल 4 और CH2H, ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज का रिएक्शन दिया HI, रेड फास्फोरस प्लस HI दे या HI दे, ठीक है, चलेगा। तो ये बनता है हेक्सेन, CH3 CH2 CH2, इस तरह से हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। ए, ये रिएक्शन हो गया, ऑप्शन से मैच करेंगे बट पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। फिर दिया है ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, बी में। तो यही ग्लूकोज CHOH होल 4 और CH2H। स्टूडेंट्स ये जो ब्रोमीन वाटर दिया ना, तो ब्रोमीन वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और ये इसके एल्डिहाइड वाले पार्ट को, CHO को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी अल्कोहल को कुछ नहीं करेगा। जो CHO है उसको ऑक्सीडाइज करके COH कर देगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा COH, CHOH का होल 4 और CH2H, इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं हम लोग ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये सेकेंड होगी। फिर थर्ड में फिर से ग्लूकोज का रिएक्शन होल 4 CH2H, इसका जो रिएक्शन दिया हुआ है सी में वो HNO3 से दिया है। तो HNO3 जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो देखो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? CHO को तो COH करेगा ही, और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये OH, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर देगा किसको? प्राइमरी अल्कोहल को। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी COH, CHOH होल 4 और यहां भी क्या होगा स्टूडेंट्स? COH। और इसका नाम होता है सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। 3 हो गया। और जो चौथा रिएक्शन दिया है डी, उसको मैं इधर लिख देता हूं। उसमें देखो क्या दिया है, ग्लूकोज का एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो CHO, CHOH होल 4 और CH2H, ये हो गया ग्लूकोज। और इसका रिएक्शन दिया है एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है, CH3COO COCH3, 5 मोल के साथ। इसमें 5 OH है तो ये 5 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। देखो रिएक्शन होगा कैसे, जैसे O का लोन पेयर है, ये कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन किया, रिटर्न करके इसको भगा देगा। दैट मीन्स अगर तुम प्रोडक्ट देखो ना तो CHO, CH, OCO CH3 ये लगा, और यही इन सब में भी लगेगा, यही इन सब में भी लगेगा। तो CHO ये होल 4 है, तो क्यों ना ये चीज को होल 4 कर दिया जाए और सबसे नीचे CH2 OCO CH3, इस तरह का। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, 5 एसीटेट ग्रुप लगा तो पेंटा एसीटेट। अब तुमसे देखो क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट तो बना दिए सबका हम लोग। तो फर्स्ट जो ग्लूकोज प्लस HI दिया हुआ था उसको किससे मैच करेंगे? तो ए का देखो 4th ऑप्शन का देखो, ऑल 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन, सही तो है।
इसमें HI दिए, इससे ये सभी कार्बन जो बना एक स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, नॉर्मल हेक्सेन बना। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसमें जितना भी कार्बन ना होगा स्ट्रेट चेन में जुड़ा होगा, 6 का 6 कार्बन। तो A का क्या हो जाएगा 4। फिर B, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर किया क्या, CHO को सिर्फ ऑक्सीडाइज किया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनाइल है, जो कि एल्डिहाइड के फॉर्म में, तब तो इसको ऑक्सीडाइज किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट COH में, ठीक है। तो B का हो जाएगा फर्स्ट। C में देखो ग्लूकोज प्लस HNO3 वाला है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हाँ, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि HNO3 जब दिए थे तो ये CHO तो ऑक्सीडाइज हुआ ही था, ये तो ब्रोमीन वाटर से भी ऑक्सीडाइज हो गया था, लेकिन इससे प्राइमरी अल्कोहल जो था वो भी ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। और डी में अगर देखो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला, इसका हो जाएगा थर्ड, कि इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे अटैच है। सही बात है, जो अलग अलग 5 OH ग्रुप था, इसलिए ना 5 OCO-CH3 और पेंटाएसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अलग अलग कार्बन स्पेस में OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है। तो ओवरऑल मैच किया जाए तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है वो हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज फाउंड इन। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में कह रहा है वो लैक्टोज में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अदर ऑप्शंस को देखो, जैसे माल्टोज दिया है पहला ऑप्शन, तो माल्टोज जो होता है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। फिर दिया है सुक्रोज, तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, इसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। फिर एक लैक्टोज दिया जो कि करेक्ट आंसर होगा, और एक दिया है ऑप्शन एमाइलोज। तो एमाइलोज क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे स्टार्च जो बनता है उसी का स्ट्रक्चर का एक पार्ट हुआ एमाइलोज, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों होता है उसमें। तो जो एमाइलोज होता है ना वो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है, जिसमें कि C1 C4 के बीच में वो लिंक्ड रहता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो हमसे तो पूछा कि बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसमें C1 C4 में कहां ग्लाइकोसाइडिक होगा, तो लैक्टोज, करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है इसके बाद, सेलेक्ट वन व्हिच इज नॉट एन इसेंशियल एमिनो एसिड। स्टूडेंट्स इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या हुआ, देखो नाम ही है इसेंशियल एमिनो एसिड, मतलब जो जरूरी है, बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, वो जरूरी है, बाहर से डाइट के थ्रू लेना, वो हो जाएगा इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल किसको कहेंगे, जो बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स्ट्रा हमें अलग से डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़े, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछा गया इसमें कि इनमें से कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। तो देखो ऑप्शन देखो, थ्रियोनाइन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब तो होगा। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो प्रोलाइन। एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम 2 में 12th वाले में, उसमें देखना इसेंशियल और नॉन इसेंशियल सभी एमिनो एसिड के बारे में दिया गया है। जो इसेंशियल है उसको स्टार मार्क करके दिया गया है, और जो नॉन इसेंशियल है उसको ऐसे दिया गया है। तो बस उसको एक बार देख लेना है बस। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा तुमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79। इसमें देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बायोमोलिक्यूल का। Which of the following is the correct structure of nucleoside? न्यूक्लियोसाइड, स्टूडेंट्स न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, तो जो पेंटोज सुगर होगा ना, समझो बात को, पेंटोज सुगर के 1' पोजीशन पे अगर बेस अटैच कर दिया जाए, नाइट्रोजनस बेस, तो जो बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा इसमें कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड है। तो जो गिवन फर्स्ट ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूं, उसको जरा लिख रहा हूं मैं, देखो।
तो फर्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, HOH, यहां लिखा है बेस, फिर H, यहां CH2OH, H, और यहां H और OH, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, जैसे ये आरएनए का पेंटोज सुगर होता तो यहां बेस नहीं रहता खाली, तो अब आरएनए का जो पेंटोज सुगर है उसमें क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, बेस। कौन से पोजीशन पे, इसको 1 डैश कहते हैं, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश। तो आरएनए का ये पेंटोज सुगर है, मतलब रहता अगर बेस नहीं रहता तो आरएनए के पेंटोज सुगर में 1 डैश पोजीशन पे बेस लगा दिया, जो नाइट्रोजनस बेस तुम जानते हो, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब। तो इससे जो बनता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। डीएनए में भी हो सकता था, वहां भी अगर 1 डैश पोजीशन पे बेस अटैच करते, नाइट्रोजनस बेस अटैच कर देते, कहां पे, 1 डैश पोजीशन पे, तो क्या बनता, न्यूक्लियोसाइड। तो यही तो पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या किया ये कि 5 डैश पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर दिया, तो उससे जो बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और थर्ड तो डाई न्यूक्लियोटाइड ही दे दिया है। और फोर्थ ऑप्शन जो लिखा है ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोसाइड पूछा था, इसलिए सुटेबल आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 अगेन क्वेश्चन जो है ये हाइड्रोकार्बन का है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 में, Which one of the following is correct order for each of electrophilic addition of HX with alkene? Students, एल्कीन का जो रिएक्शन HX के साथ होता है, ठीक है, एल्कीन का रिएक्शन जो HX के साथ होगा, ये मैकेनिज्म जो फॉलो करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले H+ का एडिशन होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर X- अटैक करता है। तो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट जब कार्बोकेटाइन बना तो रिएक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के। इसलिए हम कहते हैं कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। मतलब सिंपल सा है कि हम लोगों को कार्बोकेटाइन बना के स्टेबिलिटी चेक कर लेना है। H+ ऐड करके कार्बोकेटाइन बनाओ और स्टेबिलिटी चेक करो। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट का जो कार्बोकेटाइन बनेगा H+ ऐड करने से वो कुछ ऐसा बनेगा। सेकेंड का जो बनेगा वो कुछ इस तरह से कार्बोकेटाइन बनेगा, H+ ऐड किए, यहां डबल बॉन्ड था। थर्ड का जो बनेगा वो CH3, CH+ और PH, ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा। और फोर्थ का जो बनेगा CH3, C+, CH3 और CH3, इस तरह का कार्बोकेटाइन। तो इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो जाएगा, C। 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन भी है और साथ साथ बेंजीन रिंग से इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है। इसमें तो सिर्फ 9 अल्फा H है। टर्सरी बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है, बट यहां CH3 भी लगा है ना, तो ये इसको हाइपर कंजुगेशन से देके स्टेबलाइज कर दे रहा है। तो सबसे स्टेबल तो C हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर पूछा इसमें, तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा कार्बोकेटाइन स्टूडेंट, C। तो सबसे ज्यादा लिखो C को। इसके बाद फिर टर्सरी स्टेबल हो जाएगा तो D। और इन दोनों में 6 अल्फा H है इसमें, और इसमें 3 अल्फा H, इसलिए हो जाएगा B, और B के बाद A। तो C, D, B, A। अगर ऑप्शन मैच करो तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग को सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर है पहला 86, वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है। देखते हैं 86 क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 86, समझो थोड़ा सा। कह रहा है हम लोगों से एक एजर्सन में, और फिर रीजन भी दिया। एजर्सन में कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। पहले 2 मिथाइल प्रोपेन लिखते हैं। तो देखो CH3, C, CH3, CH3 और H, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका ऑक्सीडेशन कराया किससे, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से। स्टूडेंट्स होता क्या है ना
कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो, एल्केन हो पर्टिकुलरली, अगर कोई ऐसा एल्केन हो जिसमें कि टर्सरी हाइड्रोजन हो, ये टर्सरी कार्बन है, तो इससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है इसको क्या बोलोगे? टर्सरी हाइड्रोजन। तो वैसा एल्केन जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन हो, उसमें अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाए, KMnO4, K2Cr2O7, इस तरह का, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एल्केन है जिसमें कि टर्सरी हाइड्रोजन है और उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाए, तो दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्कोहल। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 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 और H की जगह क्या आ गया? OH। तो ऑप्शन देखो अब इसमें, हाँ क्या लिखा हुआ था कि ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो सही तो है, 2 पे मिथाइल, प्रोपेन 2 पे ऑल, तो एजर्सन जो है इसका करेक्ट है। अब रीजन देखो, द एल्केन्स हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल विद KMnO4, जो मैं तुमको बोला अभी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो टर्सरी हाइड्रोजन जो होगा एल्केन का वो अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये भी ट्रू हो गया और इनफैक्ट ये तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 87 पे। तो क्वेश्चन 87 में क्या कह रहा है देखो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H11OH हैज टोटल 8 आइसोमेरिक एल्कोहल। ठीक है भाई, है, बनाने नहीं कह रहा है, आगे पढ़ते हैं इसको। देखो, इन व्हिच गिवन ऑप्शंस सिलेक्ट द सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब सीधा सा है, तुम्हें सेकेंडरी एल्कोहल इसमें से सिलेक्ट करना और कुछ करना ही नहीं है। तो चलो देखते हैं गिवन ऑप्शंस में सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा है। ठीक, तो फर्स्ट दिया है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो 1 2 3 4 2 ऑल है और 3 पे मिथाइल है, ये हुआ ना, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। ओके, बी ऑप्शन को देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल भी है और ब्यूटेन 2 पे ऑल भी है, तो ये कार्बन तो फिर 1 2 3 कार्बन से जुड़ा, तो टर्सरी अल्कोहल होगा। तुम्हें तो सेकेंडरी कह रहा था, ये नहीं होगा। सी को देखो, पेंटेन 2 ऑल, 1 2 3 4 5, 2 पे ऑल है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, दिस इज राइट। और डी जो दिया हुआ है वो पेंटेन 3 ऑल, 1 2 3 4 5, तो 3 पे ऑल है, ये भी कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और इस कारण से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकेंड, ACD ऐसा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। देखिए क्या कह रहा है, देयर आर, इसमें भी एजर्सन रीजन है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, जैसे इथेन है, समझो जरा बात को, 88 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसके हाइड्रोजन को फिक्स रख के इस कार्बन को पूरा फिक्स कर दिया और इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर दे, तो अलग अलग ओरिएंटेशन मिलेगा। इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसको फिक्स कर दिए इस कार्बन को, और इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं, तो अलग अलग ओरिएंटेशन मिलेगा। अब 0 से 360 तक ऐसा इनफाइनाइट पॉसिबल एंगल से ओरिएंटेशन, इनफाइनाइट पॉसिबल एंगल से रोटेशन करके ओरिएंटेशन मिल सकता है। तो अगर इनफाइनाइट पॉसिबल ओरिएंटेशन मिल सकता है तो उन्हीं पॉसिबल ओरिएंटेशन को तो हम लोग कन्फॉर्मर बोलते हैं। तो जो भी कंपाउंड दुनिया में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, फिक्स है कि उसका इनफाइनाइट कन्फॉर्मर पॉसिबल होगा। और दूसरा बात स्टूडेंट्स, जो सेकंड रीजन में लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब तुम सिंपल सा बात सोचो, देखो इधर ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन है, एक को फिक्स कर दिया, मैं दूसरे को रोटेट कर रहा हूं, तो भाई इसको रोटेट करने से इसके बॉन्ड का लेंथ कैसे चेंज होगा या बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दिया है, तो इस कार्बन से ये देखो 3 हाइड्रोजन लगा, फिर सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन लगा। अब मैं इसको अगर रोटेट कर रहा हूं तो ये CH बॉन्ड कैसे चेंज हो जाएगा या इसके बीच का एंगल कैसे चेंज होगा, समझ में आ रहा है बात।
तो कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इस बॉन्ड के अबाउट, सिंगल बॉन्ड के अबाउट एक को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट किया जाए तो ये CH CH या CC बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगा, और उसी तरह से ये एंगल्स जो हैं वो भी चेंज नहीं होगा। अब ऑप्शन को मैं पढ़ देता हूं एक बार। तो रीजन में यही लिखा है कि द बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम इन ऑल द कंफर्मेशन, तो ये सही हो गया। तो एजर्सन और रीजन ट्रू हुआ, लेकिन कोरिलेशन तो इसमें कुछ है नहीं, तो ऑप्शन क्या टिक करोगे कि बोथ एजर्सन रीजन करेक्ट और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 89 पे। अब एट्टी 89 फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्या है। फॉर द गिवन रिएक्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्स। देखो दिया हुआ क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें दिया Br2, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पहले पूछा है, तो Br2 दोगे पहले तो पाई ब्रेक होकर के Br जुड़ेगा, तो क्या बना प्रोडक्ट CH3C से Br, फिर डबल बॉन्ड CH से Br, इस तरह का बना, और फिर इसमें Br2 दे दोगे तो फिर पाई टूट के दोनों पे Br लगेगा, तो C Br और CH से Br और Br। तुमसे बोला है कि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबरिंग किधर से करोगे, यहां से 1 2 3, तो 1,2 डाई ब्रोमो, 3 कार्बन का तो प्रो और इन हो जाएगा 1 पे। ठीक है, तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन। अब एक्चुअल में इसमें जो ऑप्शन है ना, ठीक है, तो ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि गलती से इसमें प्रिंट जो है प्रोपेन हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, तो वहां प्रोपेन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 पे, देखते हैं 90 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए आपसे दिया गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन दिया गया, इसमें दिया KMnO4 प्लस H2SO4। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करने से जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो CH3COH और इधर वाला CO2 अपना बना लिया। अब ये जो CH3COH है इसमें दिया सोडा लाइम NaOH प्लस CaO हीट, तो सोडा लाइम क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन, यहां से CO2 को हटाएगा और CH3H मिलके क्या बन जाएगा, CH4। तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें B वो बनेगा CH4, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन। तो 90 का कौन सा करेक्ट हो गया, सेकेंड। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में देखो रिएक्टेंट क्या लिखा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा। CH3CHCl और इससे जुड़ा है CH2CH3 और इसमें दिया है CH3 CO और K+। स्टूडेंट्स ये जो आपको दिया ना, ये हो गया पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा CH3O-। ये स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। कैसा बेस है स्टूडेंट्स, स्टेरिकली हिंडर्ड। तो अगर स्टेरिकली हिंडर्ड बेस दिया हुआ हो एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो वो उस वाले बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर E2 एलिमिनेशन कराना है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा फिक्स है। अब अगर स्टेरिकली हिंडर्ड दे, जैसा कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, अगर तुमसे क्वेश्चन आएगा ना तो मोस्टली मान के चलो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ही देता है स्टेरिकली हिंडर्ड में। तो अगर ऐसा दे तो वो उस वाले बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो जरा देखो
Cl जिससे जुड़ा ये हो गया अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, तो लेफ्ट वाले इस वाले बीटा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो अल्फा से Cl और बीटा से H, यहां पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, हटा के प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन यही दिया हुआ है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 में क्या कहता है, so now we have question number 92. Which of the following alkene on acid catalyzed hydration form 2-methyl propane 2-ol? देखो प्रोडक्ट बनाना क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लो, 2-methyl propane 2-ol। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर गिवन ऑप्शन से देख लेंगे किसके हाइड्रेशन से बना। तो देखो 1 2 3 प्रोपेन 2 पे ऑल, और 2 पे क्या लगाना है स्टूडेंट्स, मिथाइल भी लगाना है। तो यही प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है, 2-methyl propane 2-ol। और क्वेश्चन में पूछा क्या कि किसके एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा, CH3 हॉल 2 C डबल बॉन्ड CH2। तो देखो मैं इसी से बनाता हूं, CH3 हॉल 2 C और डबल बॉन्ड CH2। इसका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब H2O ऐड करेंगे H प्लस के प्रेजेंस से। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिए H प्लस, पाई टूटेगा, यहां पे H लगेगा और प्लस यहां आएगा। प्लस क्यों, यहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, तो क्या बना यहां से CH3 CCH3 प्लस, और यहां H लग गया तो CH3। और अब अगर हम लोग इस पे वाटर का अटैक करा दें तो यहां OH हो जाएगा, तो CCH3 CH3 और OH। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था 2-methyl propane 2-ol इससे मिल रहा है। बाकी में अगर रिएक्शन कराओ H2OH प्लस से तो 2-methyl propane 2-ol नहीं बन रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास अब है 93। देखते हैं 93 में क्या कह रहा है। देखिए 93 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो सल्फोनेशन एट फास्टेस्ट रेट। तो मैं पहले ऑप्शन जो है उसको बना देता हूं यहां पे। तो बेंजीन से एक CH3 नहीं, फर्स्ट में CH3 नहीं लगा है, सेकेंड में लगा है CH3। तो पहले तो टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, फिर सेकेंड ऑप्शन में बेंजीन से CH3 लगा दिया, थर्ड ऑप्शन में इससे C2H5 लगा दिया, और फोर्थ में आइसोप्रोपाइल लगा दिया। स्टूडेंट्स अभी तो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो ये क्लियरली इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बदले में सल्फोनेशन लिख दिया। तो सल्फोनेशन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जितना अच्छा डोनर ग्रुप लगा रहेगा बेंजीन के साथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में उतनी ज्यादा होगी, और रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो CH3 यहां पे नहीं लिखा है, मतलब कार्बन है CH3, तो यहां 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन के थ्रू डोनेट कर रहा है, ये 3 हाइपर कंजुगेबल के थ्रू डोनेट कर रहा है। इस कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब ये प्लस आई से डोनेट कर रहा है। ये यहां पे एक हाइड्रोजन और एक 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 अल्फा H से डोनेट कर रहा है, और ये यहां पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये 1 अल्फा H के थ्रू डोनेट कर रहा है। ये प्लस आई से डोनेट किया, बाकी सब हाइपर कंजुगेशन से डोनेट किया, और ये 3 अल्फा H से डोनेट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी में होगा, सेकंड में, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो सल्फोनेशन या किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा रेट इसी का होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा 93 का वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 94 जो कि बायोमोलिक्यूल का है। देखो इसमें कहता है ग्लूकोज डज नॉट गिव, ग्लूकोज इसमें से क्या नहीं देगा। पहला ऑप्शन है सिप्स टेस्ट, फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3, फिर 2,4-DNP टेस्ट, और चौथा दिया है
ऑल ऑफ दीज। देखो ग्लूकोज क्या जब टेस्ट किया गया, दैट मीन्स कि इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, तो ग्लूकोज को ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये ना तो सिप्स टेस्ट देता है, ना हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 के साथ ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना पाता है, और ना ही ये 2,4-DNP टेस्ट देता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, ये नहीं देता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। तो ये सभी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो तुमको यहां ऑप्शन में दे रखा है, ये ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये सब रिएक्शन नहीं दिया तो पता चला कि CHO नहीं है, मतलब फ्री फॉर्म में। अब CHO नहीं है, इसका मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, कहता कि कौन सा टेस्ट नहीं देगा, तो कोई भी टेस्ट इनमें से नहीं देगा, तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है लास्ट 95, चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहता है, इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, नहीं एक से ज्यादा टाइप का भी एमिनो एसिड हो सकता है प्रोटीन में, ये तो गलत हो गया। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेनोज देयर आर 6 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, नहीं फ्यूरेनोज का अगर आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, जैसे फ्रुक्टोफ्यूरेनोज बनाएंगे तो उसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर कहता है थर्ड में कि एमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज, ये भी गलत है। एमाइलोज जो है वो स्टार्च का कंपोनेंट है, स्टार्च के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होता है, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एमाइलोज होता है वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, और जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है उसी अल्फा डी ग्लूकोज का, जिसमें C1-C6 के बीच में ब्रांचिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो दिया है कि नहीं सेल्यूलोज का पार्ट होता है, तो ये गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन दे रखा है स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, तो स्टूडेंट ये तो बिल्कुल सही है, अल्फा ग्लूकोज का ही तो पॉलीमर होगा स्टार्च। अभी बताएं कि एमाइलोज होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है, और वो अल्फा ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है। एमाइलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर, और जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है। तो ये था स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस। मैं होप करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। अच्छे से नीट का प्रिपरेशन करना है स्टूडेंट्स, और अच्छा रैंक लाना है। ठीक है, थैंक यू।